बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है। परवेज इलाही का नाम और इंतखाबी निशान बैलेट पेपर्स पर छापने का हुक्म दे दिया गया है। अहम केस है, आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है। परवेज इलाही का नाम और इंतखाबी निशान बैलेट पेपर्स पर छापने का हुक्म सादर किया गया है। नुमाइंदा न्यूज़ सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सईद से तफसीलात जानते हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को आम इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी है। परवेज इलाही को गुजरात के हल्का PP 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई है, जबकि दीगर तमाम इंतखाबी हल्कों से परवेज इलाही ने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत की है कि परवेज इलाही का नाम और उनका इंतखाबी निशान भी बैलेट पेपर पर छापा जाए। आज इस केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने की। केस की समाअत के दौरान परवेज इलाही के वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हम इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते, मेरे मौकिल को PP 32 गुजरात की हद तक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से यह ऑब्जर्वेशन दी गई कि वोटर्स को उनके हक राय दही से महरूम नहीं रखा जा सकता। केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखिल की जानिब से मुखालिफ उम्मीदवार अरसलान सरवर के वकील से ये इस्तफसार किया गया कि सईद साहब, आप बता रहे हैं, जरा कंफर्म कीजिएगा कि बाकी जो हल्के हैं उनसे दस्तबरदारी का जो है उन्होंने फैसला किया है परवेज इलाही साहब ने? जी बिल्कुल, जो पंजाब की सूबाई सीट है PP 32 गुजरात से उस पर इजाजत दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जबकि जो कौमी असम्बली के हल्के थे जिसमें इससे पहले परवेज इलाही की जानिब से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे और मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, उन तमाम हल्कों से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे परवेज इलाही आइंदा आम इंतखाबात में वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार होने की ख्वाहिश रखते हैं, इसी वजह से उनके वकील की जानिब से केस की समाअत के दौरान PP 32 गुजरात की हद तक इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की इस्तदा की गई, जिसके बाद अदालत ने परवेज इलाही को आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद बलोच, आपने इस हवाले से अपडेट किया। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया। बता दें कहाँ लिखा है, मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 PTI उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। NA-49 से PTI उम्मीदवार ताहिर सादिक इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। PTI के उम्मीदवार उमर असलम को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। PTI उम्मीदवार के सानहा 9 मई में मफरूर होने की बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। उमर असलम और मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक ने कागजात मुस्तरद होने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। PP 19 से PTI उम्मीदवार आरिफ अब्बासी को रिलीफ नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। अदालत ने रिमांड दिए। दरखास्त गुजार ने 2 फौजदारी मुकदमात होने के बावजूद जमानत के लिए किसी अदालत से रजू नहीं किया। कायम मुकाम चेयरमैन PCB शाह खावर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐलान कर देंगे और वो इंशाल्लाह वो मैंने उसकी एक जनरल मीटिंग जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मैं खुद कन्वीन करूँगा। एक ही दिन में वो एक प्रोसेस होगा। उसी मीटिंग में जो है, चूँकि एक ओहदा है उसमें चेयरमैन का, वो नॉमिनेशन पेपर्स और सारा एक ही दिन में करके, तो इंशाल्लाह अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी PCB की आइन ने भी मुझे दी है और पेट्रन ने भी दी है, उसको इंशाल्लाह हम डिस्चार्ज कर देंगे। ओके, थैंक यू जी। हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे। जी एहतशाम साहब, यूसुफ साहब। जी एहतशाम 92 न्यूज़ से हूँ। सवाल मेरा ये है शाह साहब आपसे कि जो है, एक तो ये बता दीजिए कि गाइडलाइंस क्या हैं आपके पास, क्योंकि ये 16 रीजन जो हैं उनके ऑलमोस्ट शायद 14 के तो इलेक्शन हो चुके हैं, 2 का शायद इशू एक है पड़ा हुआ। एक तो ये बताइएगा कि गाइडलाइंस क्या है, और क्या जो चेयरमैन को पहले रोका गया वो आइन के तहत था कि ये इसको ना दिया जाए? हालांकि ICC तो ये कहती है कि इंटरफेरेंस ना की जाए, क्योंकि PCB एक ऑटोनमस बॉडी है।
देखिए, जहाँ तक रीजन्स का ताल्लुक है, क्योंकि अब ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो 11 अराकीन पर मुश्तमिल है। उसमें एक जो रुकन है वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कमेटी होते हैं, लेकिन वो एक्स ऑफिशियो है, उनका वोट नहीं होता। तो 10 जो बाकी रह जाते हैं उसमें आपको पता है कि 2 जो है वो नॉमिनीज़ होते हैं पैटर्न वज़ीर आज़म के। वो पहले मुस्तफ़ा रमदे साहब थे और ज़का अशरफ साहब थे। ज़का अशरफ साहब ने चूँकि उससे भी रिज़ाइन कर दिया, तो फिर उनकी जगह रिप्लेसमेंट जो आई है वो सैयद मोहसिन नकवी साहब की है, जो इस वक्त प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो हमने जो बाकी 8 हैं उनको नोटिफाई करना है। तो वो एक टेक्निकल सा इशू है, जैसे आपने निशानदेही की कि जो रीजन्स हैं उसकी को वैसे तो 16 रीजन्स हैं, लेकिन 2 जो है वो अनरिप्रेजेंटेड है, उनके किसी वजह से कानूनी किसी पेचीदगी की वजह से इलेक्शन नहीं हो सका। तो 14 ऑपरेशनल हैं इस वक्त, जो कि जिनके चेयरमैन मौजूद हैं। तो अब उनमें भी चूँकि ये एक 2017 के रेगुलेशंस हैं, उसके तहत ये एक रोटेशन पॉलिसी है, उसमें A, B, C, D कैटेगरीज बनी हुई है। तो इस वक्त जो उस रेगुलेशंस के मुताबिक जो है वो बारी आ रही है C कैटेगरी की। तो C कैटेगरी में भी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें एक जो पहले 5th मीटिंग में जो एक फ़ैसला हुआ था, उसमें भी ये जब कंपोजिशन की जा रही थी, तो उस C कैटेगरी में आते हैं एबटाबाद, बहावलपुर, डेरा मुराद जमाली एंड लाड़काना। तो वो उस वक्त चूँकि एबटाबाद का इलेक्शन नहीं हुआ था और इसी तरह मुल्तान का भी नहीं हुआ था, तो वो जो 5वीं मीटिंग थी, जो 5th मीटिंग ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी, उन्होंने फिर D कैटेगरी से 2 उसमें शामिल कर लिए थे। एबटाबाद की जगह AJK और मुल्तान की जगह बहावलपुर। लेकिन अब चूँकि एबटाबाद जो है उसका भी इलेक्शन हो चुका है, उसी एनोलॉजी को हो सकता है हम कंसिडर कर रहे हैं कि उसको कैरी किया जा सकता है। और चूँकि मुल्तान जो है उसका भी इस वक्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो हम देखेंगे, उसमें हम प्रोसेस में हैं कि क्या बेहतर है कि हम D कैटेगरीज में से कोई ले लें। उसकी वजह यह है कि एक लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर किसी वजह से वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ना हो तो हमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ऐसा इंश्योर करना चाहिए कि मुल्क के तमाम हिस्सों की नुमाइंदगी इसमें हो। तो वो हमारे जहन में पेश नज़र है। तो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी 4 हैं, लेकिन उसमें भी अब काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। 1-2-3 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस वक्त PCB के उसमें नहीं है, तो उसमें 3 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। चौथा को हमने देखना है कि क्या उसको किसी और कैटेगरी में से लाना है या नहीं लाना, लेकिन वो एक टीडियस सी एक्सरसाइज है। बज़ाहिर तो ये 10 लोगों का, बल्कि 2 तो आ चुके हैं, 8 लोगों को जो हमने कॉन्स्टिट्यूट करके नोटिफाई करना है, उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं। उसमें मैं खुद देख रहा हूँ, हमारी लीगल टीम भी है, हमारे कंसल्टेंट भी हैं इलेक्शन कमीशन के, उस पर हम एक पूरा काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में, कल तक शायद हम मिनिस्ट्री को भी इन्फॉर्म कर देंगे और हम मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है उसको नोटिफाई कर देंगे। और जैसे नोटिफाई हो जाएगा तो फिर उसका इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान हो जाएगा। शाहजी मोहम्मद यूसुफ अंजम, एक्सप्रेस न्यूज़ से। चूँकि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर में उनकी नामजदगी हुई है, एक ऐसा तासर दिया जा रहा है कि उनकी जो तकर्री है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वो आइनी तौर पर ठीक नहीं है और ICC को भी इस पर एतराज़ हो सकता है। क्या आप लोगों ने उनकी तकर्री से पहले या उनकी तकर्री के बाद आप लोगों ने कोई ICC से मामलत हासिल की इस हवाले से? देखिए, उसमें हमारा वो डोमेन नहीं है, क्योंकि जो पैटर्न है PCB के वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और वो फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं है। उनको कैबिनेट से भी मंजूरी की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, वो चूँकि बाय डेजिग्नेशन वो है। तो उन्होंने ये तकर्रुर किया, चूँकि उनकी डोमेन में 2 मेंबर्स नॉमिनेट करने के हैं। एक, जैसे मैंने बताया, मुस्तफ़ा रमदे साहब हैं, दूसरे जो हैं वो ज़का अशरफ साहब के रिज़ाइन की वजह से सेकंड उन्होंने जो नॉमिनेशन की है वो मोहसिन नकवी साहब की है। अब मोहसिन नकवी साहब नो डाउट कि वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आईने जो हमारा PCB का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एज सच कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म या कोई भी मिनिस्टर प्रोविंशियल या जो भी हो, वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता।
अपने वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के इनकम्बेंसी के दौरान या प्रेसिडेंट या गवर्नर जो भी है। लेकिन चूंकि ये जो चेयरमैन पीसीबी का ओहदा है, ये कोई एज सच इसको आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी कोई तनख्वाह नहीं है एज सच, कोई इसकी या इसको सर्विस में भी नहीं काउंट किया जा सकता। हाँ, वो कुछ बरात जो हैं वो हर ऑफिसर की बशमूल चेयरमैन की ज़रूर होती है कि उनकी ट्रेवलिंग में उनकी प्रिविलेजेस हासिल हैं, डीएज वगैरह हैं, लेकिन एज सच मेरे ख्याल में कि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है कि जो कि कहीं पे कन्फ्लिक्ट कर जाए। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल होगी भी तो फिर वो उसको देखा जाएगा बाद में। जी याकूब। वक्त हुआ एक ब्रेक का। कराची में इंटरमीडिएट नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी के तहत इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज और धरना जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेम रहमान धरने से खिताब कर रहे हैं। तुम इसके तालीम के सारे मौके खत्म कर दो। पहले तो ये होता था ना कि तुम जॉब नहीं देते थे, ये मेरिट पे होते थे, तुम जॉब नहीं देते थे। अब तुमने ये कहा कि इनको मेरिट पे भी नहीं आने दो, और 90% मैट्रिक में लेने वाला बच्चा और बच्ची 94% लेने वाला, किसी की 33%, 40%, 50-60%। जालिमों, भेड़ियों, तुमने फेल कर दिया इनको, 4-4 पेपरों में फेल कर दिया। तुम ये चाहते हो कि अब ये इस दौर से ही निकल जाए, ये तुम्हारा ख्वाब है बिलावल। तुमसे तो इंशाअल्लाह बदला लेंगे। तुमने मैंडेट की तौहीन की है, तुमने इस शहर से उसकी तमन्नाएं छीनी है। तुम जहाबी डाकू भी हो, तुम जमहूरी डाकू भी हो, तुम तालीमी डाकू भी हो। तुम्हें डाका नहीं डालने देंगे इंशाअल्लाह ताला, लड़ेंगे तुमसे। और तुम्हारे जो सहूलियतकार बैठे हुए हैं ऊपर या नीचे, उनसे भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं हो सकेगा अब ये जुल्म इस शहर के साथ। क्या मजाक है, क्या मजाक है, कैसा जुल्म है इन बच्चों के साथ। ये मां बहनें आई हुई है, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। तुमने जो तालीमी निजाम बनाया है, उस तालीमी निजाम में जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो तुमने सिस्टम ही अलग कर दिया है। तालीम खरीदी जाती है, उनका तो बोर्ड अलग, उनकी तो पढ़ाई अलग। और जो कॉमन लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए तुमने ये किया हुआ है कि तुमने इस बोर्ड को तबाह कर दिया, तुमने मैट्रिक बोर्ड को तबाह कर दिया, तुमने एग्जामिनेशन के सिस्टम को तबाह कर दिया। और तालीम में जो भर्तियां तुम कर रहे हो वो भी हमें मालूम है तुम क्या करते हो। कोई प्रिंसिपल कॉलेज का, कोई हेडमास्टर सीनियर कराची वाला जब यहाँ से रिटायर हो जाता है तो तुम इस असामी पे अपनी पसंद के लोगों को लाकर बिठा देते हो, और जहां से लाते हो वहां असामी खाली करवा लेते हो। फिर वहां पर रिक्रूटमेंट करते हो जो मेरिट की बुनियाद पर नहीं होती। मैं लिसानी बात नहीं करना चाहता, यहाँ सिंधी बच्चियां भी हैं, बलोच भी है, सराइकी भी है, पख्तून भी है, महाजिर भी है, और यही हमारी ताकत है। इस ताकत को मैं लिसानी बात करके तकसीम नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि शहर। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद करने और सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। पाकिस्तान ने चीन से $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने चीनी हम मनसब को खत लिख दिया है। इस बारे में मजीद डिटेल तारिक अजीज देंगे। जी तारिक। बिल्कुल, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने चीन के वज़ीर आज़म को खत लिखा है जी। जो $2 अरब हमने पाकिस्तान ने मार्च 23 को उसका टाइम हो रहा था जो देना है, उसको 1 साल के लिए मौखर कर दिया जाए। तो ये खत चीन के एम्बेसी के जरिए उनको मौसूल हो गया है। अब इस पे हुकूमत जो है अपना चीन की हुकूमत गौर करेगी। और जो ड्यू टाइम था वो 23 मार्च था, तो 1 साल के लिए दरख्वास्त की गई है इस खत में कि इसको मौखर किया जाए। तो इसके अलावा इस खत में अनवारुल हक काकड़ ने चीन के वज़ीर आज़म के लिए इज़हार तशक्कुर भी किया है और उनके ताउन के लिए शुक्रिया भी अदा किया है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तारिक। अभी बुलेटिन में एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस पर आपको बताएं, फौजी अदालतों को सिविलियन के ट्रायल से रोकने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते इस केस पर समाअत करेगा। मुस्ताफी या रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट में विफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही में 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते हुकूमती अपील पर समाअत करेगा। थाना फैक्ट्री एरिया चौकी कोर्ट अब्दुल मालिक पुलिस चोरों को और डाकुओं के आगे बेबस नजर आ रही है। शहरी ताजिर और सहाफ़ी भी अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हैं। न्यूज़ और लाहौर रंग के रिपोर्टर MA फरीद से नैन सुख चौक पर पुलिस वैन के सामने दिन दिहाड़े डकैती की वारदात पेश आई। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू असलहे के जोर पे कीमती मोबाइल और अशिया लेकर बड़ी आसानी से फरार हो गए। थाना फैक्ट्री एरिया चौकी कोर्ट अब्दुल मालिक पुलिस चोरों और डाकुओं के आगे बेबस है। शहरी ताजिर और सहाफ़ी भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। न्यूज़ और लाहौर रंग के रिपोर्टर MA फरीद से नैन सुख चौक पे पुलिस वैन के सामने ही दिन दिहाड़े डकैती की वारदात की गई है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए न्यूज़।